हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस थे 20 जून, 21 जून, 19 जून या फिर 22 जून। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 21 जून। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2023 की थीम हाइड्रोग्राफी अंडरपाइनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन रही। इस दिवस को हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुद्र एवं महासागरों के बेहतर ज्ञान में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा हाइड्रोग्राफरों के काम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र और लोगों के जीवन में इसकी प्रासंगिकता के बारे में शिक्षा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में की गई थी। बताते चले कि हाइड्रोग्राफी का अर्थ पृथ्वी की सतह पर पानी के गुणों और उसके वितरण का अध्ययन होता है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम या SPIEF में किस क्षेत्र पर चर्चा पर जोर दिया जाता है? वित्त और निवेश, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार या फिर उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम संक्षिप्त में SPIEF का 26वां संस्करण सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि SPIEF को रूसी दावोस कहा जाता है क्योंकि ये संभवतः दुनिया के इस हिस्से में वैश्विक व्यापार समुदाय के नेताओं की एकमात्र ऐसी विशिष्ट सभा है। इसे 1997 से आयोजित किया जा रहा है। अब ये व्यापार समुदाय के सदस्यों हेतु उभरते बाजारों और पूरी दुनिया के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर मिलने और चर्चा करने के लिए एक अग्रणी वैश्विक मंच बन गया है। इसमें वित्त और निवेश संबंधी मामलों पर प्रमुखता से चर्चा की जाती है, जिसमें निवेश के अवसर, वैश्विक वित्तीय रुझान, पूंजी बाजार और आर्थिक नीतियां शामिल हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य वित्त, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अवसरों और चुनौतियों का समाधान करके निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगला प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? लैंगिक समानता आयोग, संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग, विश्व आर्थिक मंच या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 8 पायदान चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान को 142वां, बांग्लादेश को 59वां, चीन को 107वां, नेपाल को 116वां, श्रीलंका को 115वां और भूटान को 103वां स्थान दिया गया है। इसके मुताबिक आइसलैंड लगातार 14वें साल दुनिया में सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश है और 90% से ज्यादा लैंगिक अंतर को पाटने वाला इकलौता देश है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में लिंग आधारित अंतर के विकास को मापती है। ये हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष इसकी थीम लेट्स मूव है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब पेरिस के सोरबोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, जहां पियर डी कुपर्टिन ने 23 जून 1894 को प्राचीन ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार के लिए रैली निकाली थी। ये दिवस न केवल दुनिया भर के एथलीटों और व्यक्तियों को एक साथ लाता है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को सक्रिय होने और आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। इस वर्ष के ओलंपिक दिवस की थीम लेट्स मूव है, इसलिए कथन 2 सही है। इस थीम का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को दैनिक शारीरिक गतिविधि हेतु समय निकालने के लिए प्रेरित करना है। बताते चलें कि पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। तो इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में देखी गई बेकी नदी किसकी एक सहायक नदी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। हाल ही में असम के 20 जिलों में लगभग 1.20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बेकी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि बेकी नदी का उद्गम भूटान में होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियों में से एक है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस नदी को भूटान में कुरीसु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और जैव विविधता से समृद्ध है। ये विभिन्न प्रकार की खाद्य मछलियों की प्रजातियों, सजावटी मछलियों की प्रजातियों, उभयचरों और सरीसृपों आदि का महत्वपूर्ण आवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय राज्य के संबंध में निम्नलिखित उत्सवों पर विचार कीजिए।
1 अंबुबाची मेला, 2 माजुली महोत्सव और 3 अलिये लिगांग महोत्सव। आपको बताना है कि ये उत्सव किस राज्य से संबंधित हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर असम। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, असम। हाल ही में असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध 4 दिवसीय अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। गौरतलब है कि अंबुबाची मेला एक वार्षिक हिंदू मेला है जो असम के ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। वहीं असम राज्य के अन्य उत्सवों की बात करें तो माजुली उत्सव असम में लुइत नदी के तट पर मनाया जाता है, जबकि अलिये लिगांग महोत्सव हर साल असम में मिशिंग जनजाति द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये इस जनजाति के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, यूक्रेन, ईरान, रूस या फिर इराक? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की नई पीढ़ी की सरमत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को जल्द ही युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि सरमत मिसाइल को पश्चिमी देशों द्वारा शैतान 2 भी कहा जाता है। ये मिसाइल 10 या अधिक हथियार और डिकॉय ले जाने में सक्षम है। ये 11,000 से 18,000 किलोमीटर की सीमा के साथ पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग करने की क्षमता रखती है। क्योंकि ये मिसाइल एक बार में 10 से अधिक हथियार ले जा सकती है, इसलिए पारंपरिक रडार को ये आसानी से विचलित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किस टेलीस्कोप का उपयोग करके इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की खोज की गई? स्पिट्जर टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर आइंस्टीन टेलीस्कोप? तो जवाब है ऑप्शन ए, स्पिट्जर टेलीस्कोप। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इंटरस्टेलर स्पेस में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की खोज की है। ये खोज स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। ट्रिप्टोफैन की खोज पर्सियस आणविक बादल के साथ IC348 के रूप में नामित एक तारकीय प्रणाली में हुई है। गौरतलब है कि अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण के साथ साथ सभी जीवित जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। वहीं ट्रिप्टोफैन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक माने जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से एक है। ये शिशुओं में सामान्य वृद्धि और शरीर के प्रोटीन, मांसपेशियों, एंजाइमों और न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला डिजी यात्रा ऐप किसकी पहल है? रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में अपने मोबाइल फोन पर डिजी यात्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले यात्रियों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किए जाने के बाद से 1.746 मिलियन लोगों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। गौरतलब है कि डिजी यात्रा चेहरे की बायोमेट्रिक सत्यापन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों को सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है। इसे दिसंबर 2022 में 3 हवाई अड्डों नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में लॉन्च किया गया, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसे विजयवाड़ा, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे में भी लॉन्च किया गया। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 मोंटेनेग्रो, 2 इजराइल, 3 इटली और 4 मोनाको। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी 4। हाल ही में एक रूसी युद्धपोत और मालवाहक जहाज ने भूमध्य सागर में एक नाव से 68 लोगों को बचाया। आपको बता दें कि भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित एक बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की उन 21 देशों में शामिल हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा गिरा जल प्रपात किस नदी में गिरता है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी अंबिका, सी रूपेन या फिर डी साबरमती। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।